उम्मीद न कोई आशा है, चारों तरफ निराशा है, रोक सको तो रोक लो, यही नशे की परिभाषा है। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम यू दर्शन में। मैं हूं आलोक रंजन। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 26 जून को मादक पदार्थ एवं निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस विषय की गंभीरता को देखते हुए आज का विषय चुना है नशा मुक्ति से युवा शक्ति की ओर। नशा एक ऐसा शब्द है जिसे समाज के सभी लोग परिचित हैं। नशा न जाने कितने लोगों की घरों को उजाड़ा है और न जाने कितने लोगों की शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बनाया है। इसलिए इस विषय की गंभीरता को देखते हुए आज हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इंटेलिजेंस ऑफिसर अमित कुमार भगत जी का और साथ ही साथ युवा साथी नितेश कुमार जी का। स्वागत आप दोनों का आज के कार्यक्रम यू दर्शन में। सर, आज की इस उपयुक्त विषय के ऊपर बात करें तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि नशा है क्या? नशा में किन किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है और इससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? जी, धन्यवाद। मैं पूरे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मंच प्रदान किया जिससे मैं लोगों को और खास विशेषतः युवाओं को अवेयर कर पाऊँ कि नशा और उसके दुष्प्रभावों के बारे में वो जान सके। नशा के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके लेने से हमारे बॉडी और ब्रेन में अपने हिसाब से काम करना बंद कर दे और वो अपना संतुलन खो बैठे तो उसको हम नशा के तौर पे ले सकते हैं। सामान्य शब्दों में ऐसे ही कहा जाए। नशा के तौर पे आजकल जो विशेषता झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो गांजा, अफीम और ये कफ सिरप जो आते हैं ये सब विशेषता यूज़ किया जा रहा है और पूरे देश भर में हेरोइन, मॉर्फिन ये सब भी ड्रग्स यूज़ किया जा रहा है। ड्रग्स के प्रकार में जब हम बात करेंगे तो ड्रग्स को 3 श्रेणी में बांटा गया है। जैसे कि जो नेचुरल ड्रग्स है, नेचुरल ड्रग्स में हमारा अफीम, गांजा जो हमें प्लांट से मिल रहा है वो नेचुरल ड्रग है। नेचुरल ड्रग को जब अल्टर करते हैं किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ में तब वो सेमी सिंथेटिक ड्रग बन जाता है। सेमी सिंथेटिक में आप जैसे जानते होंगे हेरोइन, मॉर्फिन का नाम आपने सुना होगा। इसी प्रकार सेमी सिंथेटिक ड्रग हो गया। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, उसमें भी आप देख रहे हैं एम्फेटामाइन वगैरह है, वो भी ड्रग्स हैं। और सबसे विशेषता इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बताना चाहूँगा मैन्युफैक्चर ड्रग के बारे में, या कफ सिरप जो मैंने बताया, ये सब मैन्युफैक्चर ड्रग्स में आ रहे हैं। इसके भी अब्यूज़ हो रहे हैं। विशेषता युवाओं और बच्चों में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वो वोलेटाइल सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं। वोलेटाइल सब्सटेंस में मैं ले सकता हूँ थिनर वगैरह जो आप देखते हैं स्कूल में, आप सुने होंगे कई बार आप। ये जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं ये वोलेटाइल सब्सटेंस है। इस सारे को जब हम एक साथ श्रेणी में रखें तो ये सारे ड्रग्स का जो मिसयूज हो रहा है, दवाओं को मैं इंक्लूड करना चाहूँगा क्योंकि उसके यहाँ सदुपयोग तो हो नहीं रहे। अगर उसको हम दवा के रूप में ले रहे हैं तो उसको हम ड्रग्स के तौर पे आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो दवा के तौर पे ना इस्तेमाल करके उसका ये अब्यूज़ किया जाए, दुरुपयोग किया जाए नशा के लिए, तो उसको भी हम मादक पदार्थ के तौर पे देखेंगे, नशा के तौर पे देखेंगे। सर, इतने सारे आपने जो ड्रग्स के विस्तार बताए, प्रकार बताए, तो इनसे शारीरिक, मानसिक और साथ ही साथ बोले तो मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या क्या एक शरीर पे प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, सभी ड्रग्स का अपना अपना प्रभाव है। प्रभावों के रूप में भी ड्रग्स को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कोई ड्रग्स जो है डिप्रेशन का काम करता है, कोई स्टिमुलेंट का काम करता है, किसी में हेलुसिजेंस का इफेक्ट होता है। तो ये दवाओं के उपयोग और उसके इफेक्ट के हिसाब से ड्रग को भी श्रेणी में बांटा गया है। लेकिन मैं सामान्य शब्दों में कहूँ तो ड्रग्स की जो है, ड्रग्स कई बार ऐसे लोग जो है वो एंजाइटी के रूप में ले रहे हैं, अपना थकान दूर करने, वो डिप्रेशन की तरफ जाने के लिए ले रहे हैं। तो ये ड्रग्स का ये प्रभाव है। ये 3 प्रभाव विशेषता आप कर सकते हैं। सर, यदि बात करें एनसीबी की तो एनसीबी में आप हैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो आपने काफ़ी नज़दीक से देखा होगा इसके कार्य प्रणाली को। तो एनसीबी की कार्य प्रणाली क्या है? बिल्कुल, एनसीबी की स्थापना पर मैं पहले चर्चा करना चाहूँगा। एनसीबी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में जब बना, उसमें उसके एक प्रावधान के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई 1986 में 17 मार्च को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना करने का एक ही उद्देश्य था कि एनसीबी जो है, इंडिया जो है यूएन का एक मेंबर है और उस मेंबर में एक प्रावधान था। उस प्रावधान में कन्वेंशन में डिसाइड किया गया कि प्रत्येक देश अपने यहाँ नशा विरोधी कार्यक्रम को बढ़ावा देंगे। उसके लिए एक डिपार्टमेंट का निर्माण करेंगे जो एक नोडल एजेंसी होगी पूरे देश और विश्व में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भारत में एपेक्स एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने मिशन के तहत जो उनका मोटो है वो है इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन। इन तीनों पे काम कर रही है। इंटेलिजेंस कलेक्शन हमारा, उसके तहत हमने अपने जो सहभागी टीम हैं, जैसे कि कोई भी सिस्टर एजेंसीज हैं, स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उनके साथ मिलकर हम सूचना साझा करते हैं और उस पर हम लोग इन्फोर्समेंट का काम करते हैं। साथ ही साथ एनसीबी का एक मूल्य कर्तव्य यह भी है कि वो कोऑर्डिनेशन का काम करती है। एनसीबी देश भर में मौजूद सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके, अब समन्वय स्थापित करके ये देश को नशा मुक्त बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं जब स्टूडेंट्स, तो इसमें ज़रूरी नहीं हो कि ये लगातार सफल ही हो, कभी कभी असफलता भी हाथ लगती है। तो इन असफलता भरे क्षण में वो न जाने किसी भी प्रकार से वो मादक पदार्थ के शरण में चले जाते हैं, किसी न किसी रूप में मादक पदार्थों का सेवन भी करते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, मतलब आप किस रूप में देखते हैं? जी नमस्कार। अक्सर देखा गया युवाओं में कि जब भी वो परीक्षाओं में या किसी भी स्तर पर जब असफल होते हैं तो हमेशा वो एकांत में चले जाते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं, या फिर वो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। तो इस अकेलेपन में वे अपना सहारा अल्कोहल को या किसी अन्य मादक पदार्थ को बनाते हैं। जबकि हमें ये चाहिए कि अगर कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो हमारे घर का हो या पड़ोस का हो, अगर उसके जीवन में असफलता आ रही है तो उसके साथ बातचीत किया जाए, उसके साथ डिस्कस किया जाए और उसकी कमियों के ऊपर और उसको सुधारने के ऊपर बातचीत किया जाए, ना कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। इसमें सबसे ज़रूरी होता है गाइडलाइन का। और अल्कोहल हमारे पूरे आसपास के इलाकों में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, जिस कारण बच्चे आसानी से उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। सर, जैसा कि नितेश जी ने बताया कि युवाओं को जब असफलता मिलती है तो इस तरह के वो मादक पदार्थ या फिर जो भी स्मोकिंग वगैरह के शरण में चले जाते हैं। तो सर, युवाओं के लिए, मतलब इसमें जागरूकता के लिए कि ये सब सारे जो मादक पदार्थ हैं या फिर स्मोकिंग है, इन सब से कैसे बचे, इसके लिए क्या एनसीबी कोई कार्यक्रम चला रही है? बिल्कुल। मैं आपके मंच से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जा रहा है। और इस बार यूएन की तरफ से थीम ही यही है कि पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। इसके तहत हम यही कर रहे हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उन्हें मोटिवेट करना है, उनको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, विशेषकर युवा जो डीमोटिवेटेड होकर नशे के शिकार हो गए हैं और उन्हें ये आगे रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो कैसे समाज के मुख्य धारा से जुड़ें, इसके लिए एनसीबी और पूरे देश भर में प्रोग्राम कर रही है, बच्चों को अवेयर कर रही है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और इसके तहत डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जहां पर वो ट्रीटमेंट लेकर और साथ ही साथ ट्रीटमेंट लेकर, काउंसलिंग लेकर वो वापस मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। सर, युवाओं की बात आती है तो बहुत सारे युवा हैं जो नशा को छोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम नशा से दूर हो जाएं, अपने फ्यूचर को संवारें। लेकिन यहाँ ये बात आती है कि वो चाहते हैं कि हम कानूनी पचड़े में न पड़े। तो इसके लिए क्या प्रावधान है? क्या इस पे कार्रवाई की जाती है क्या, या फिर उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है? क्या प्रोसेस क्या है? जी, मुझे बहुत खुशी है कि ये प्रश्न आया, क्योंकि लोगों में ये भ्रांति है। इस भ्रांति को दूर करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि एनडीपीएस एक्ट जो है उसमें बहुत ही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट के एक्ट है, पनिशमेंट दिया हुआ है। इसमें किसी भी तरह के कोई सहानुभूति बरतने का काम नहीं किया गया, ना ही न्यायालय के द्वारा, ना ही डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई यूज़र है उसके लिए एक्ट में प्रावधान है। हालांकि अगर वो यूज़र क्वांटिटी में, किसी भी क्वांटिटी में कोई अगर नशा करता है तो उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था है सेक्शन 27 में। लेकिन साथ ही साथ एक्ट में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटरली, यहाँ पर वॉलंटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको न्यायालय के समक्ष स्वेच्छा से स्वीकार करना होगा कि वह डी एडिक्शन सेंटर में जाकर ट्रीटमेंट लेगा, तब उसे सेक्शन 64A के तहत, एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 64A के तहत उसे इम्यूनिटी मिलेगा और उसको सुधरने का, समाज के मुख्य धारा में जुड़ने का मौका मिलेगा। ये इम्यूनिटी तब तक प्रदान किया जाएगा जब तक वो ट्रीटमेंट लेगा। अगर वो ट्रीटमेंट बीच में बंद कर देता है तो ये इम्यूनिटी भी वापस ले ली जाएगी। नितेश जी, युवाओं में अक्सर ये देखा गया है कि उनके बहुत सारे पीयर ग्रुप्स होते हैं या फिर कई ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें न चाहते हुए भी उनको नशा के सेवन की आदत लग जाती है। तो ये किस प्रकार से होता है? आप युवा हैं, इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। देखिए, जब भी कुछ दोस्तों अपने समूह में जाते हैं
तो उस समूह में कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ाई के प्रति आकर्षित होते हैं और कुछ विद्यार्थी होते हैं जो अल्कोहल के प्रति आकर्षित होते हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो अल्कोहल का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो बाकी विद्यार्थी उन्हें बोलते हैं कि अभी तो तुम बच्चे हो या तुम अपना डिसीजन खुद से नहीं ले पाते, इसलिए उसे प्रोत्साहित किया जाता है कि आप भी अल्कोहल लो। तो हमें इस चीज़ को दूर करना चाहिए कि जो भी विद्यार्थी या जो भी स्टूडेंट अल्कोहल के प्रति आकर्षित हैं उन्हें ये समझाएं और उन्हें ये सिखाएं कि ये पूरी तरह से समाज के लिए एक नकारात्मक चीज़ है, और जो इससे दूर होना चाहते हैं उसे पूरी तरीके से जागरूक करने की आवश्यकता है, जैसा कि सर ने ही बताया। और स्कूल में सारे स्कूल में एक प्रावधान किया गया है कि किसी भी स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में कोई भी मादक पदार्थ या गुटखा का बिक्री नहीं किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं, आसानी से हर जगह ये अवेलेबल है, तो इससे दूर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी देखा जाता है कि स्कूली छात्र हों या फिर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हों या फिर यूथ हों जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि ड्रग्स सुलभ आसानी से नहीं होती है, फिर भी देखा जाता है कि उनके हाथों तक पहुंच जाती है। तो ये चेन क्या बना हुआ है, इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? जी, मैं इस चेन को तोड़ने के विषय में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं इनका जो प्रश्न था और इनका जो ये पॉइंट रेज किया गया है, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ कि ऐसा हो रहा है कि स्कूल के दायरे के बाहर ड्रग्स पहुँच रहे हैं। इसी के तहत हमारे महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार इस वर्ष हम लोग जो 26 जून का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हम लोग 12 से 26 जून तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा भी मना रहे हैं, जिसके तहत हम सारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। वो है कि मिशन ड्रग फ्री कैंपस कैंपेन। इसके तहत हम स्कूल के कैंपस, विश्वविद्यालय के कैंपस को पूरी तरह ड्रग फ्री रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत हम स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, सब जगह वहाँ जाकर हमारे पुलिस, चाहे कोई एनसीबी की टीम, सभी लोग जाकर स्कूल में अवेयर कर रहे हैं। आपसी सहयोग से हम वहाँ टीचर्स को भी अवेयर कर रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं कि आसपास में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी भी दिखाई पड़ती है तो वो हमें सूचित करें। साथ ही साथ हम बच्चों को यह भी अवेयर कर रहे हैं कि आप भी इस नशे से दूर कैसे रहेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि पीयर प्रेशर में आकर वो कर रहे हैं, बिल्कुल इससे कोई दो राय नहीं है कि पीयर प्रेशर एक बहुत ही मुख्य कारण रहा है ड्रग्स के एब्यूज़ में शामिल होने के लिए। विशेषतः युवाओं, बच्चों में ये देखा गया है कि पीयर प्रेशर में आकर बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। इसमें मैं एक नया टर्म ऐड करना चाहूँगा आपके मन से कि जब भी ऐसा पीयर प्रेशर कोई बच्चे अगर युवा महसूस कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स या टीचर्स, इवन उसके फ्रेंड भी इसके एक रिवर्स पीयर प्रेशर, हम लोग पॉजिटिव पीयर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। पॉजिटिव पीयर प्रेशर हम क्रिएट करेंगे जिससे कि बच्चे या फिर उसके साथी नशे से दूर रहें। साथ अब आ रहे हैं हम आपके अगले प्रश्न की ओर, चेन को कैसे तोड़ा जाए। बिल्कुल, विद्यालय परिसर के आसपास में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी दिखती है तो आसपास के थाना और या फिर जो एनसीबी कार्यालय को सूचित किया जाए, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। और किसी भी हालत में ड्रग्स के कैंपस को, स्कूल के कैंपस को या विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी के कैंपस को हम लोग ड्रग फ्री रखने का प्रयास कर रहे हैं और यही हमारा आगे भी जारी रहेगा। सर, नशा मुक्ति में परिवार और समाज का अहम रोल होता है, और इसमें आप एनजीओ की रोल क्या देखते हैं, और साथ ही साथ परिवार और समाज की रोल और कितना आगे तक बढ़ सकता है ताकि नशा मुक्त भारत को संवारा जा सके, बनाया जा सके? बिल्कुल, ये किसी एक के बल्कि बस की बात है भी नहीं। ये मैंने पहले ही कहा ना कि कोऑर्डिनेशन, ये हम लोगों को साथ में आना होगा इस बुराई को नष्ट करने के लिए, क्योंकि ये समाज की बुराई है और ये समाज के लोग आपस में मिलकर इसको दूर कर सकते हैं। किसी एक के चाहने से ये नहीं हो पाएगा। तो समाज के हर एक अंग को साथ आना होगा और साथ मिलकर एक ही ध्येय के साथ काम करना होगा। इसमें जहाँ एक और परिवार से शुरू होता है, तो परिवार से स्टार्ट होकर ये लड़ाई हमारी सरकार और व्यक्ति से होकर समाज से होकर ये देश तक पहुँचती है। तो हर एक पार्ट, एनजीओ ही क्यों ना हो, एनजीओ इसमें बहुत मुख्य किरदार निभा रहे हैं। आप देख रहे होंगे गली नुक्कड़ में, आप देख रहे हैं नुक्कड़ सभा करके वो एनजीओज अवेयर कर रहे हैं। कहीं बाइक रैली देख रहे हैं तो कहीं साइकिल रैली देख रहे हैं, वो विद्यालयों में जाकर अवेयर कर रहे हैं। तो एनजीओज अपना रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंटली प्ले कर रहे हैं। एनजीओ का सहयोग हम लोग भी लेते हैं, एनसीबी भी या अदर सिस्टर एजेंसीज भी एनजीओ के सहयोग से देश भर में बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी क्रम में एनजीओ के सहयोग से हम लोग आगामी 25 तारीख को 1 नेशन 1 बाइक रैली 1 कॉज हम लोग करने जा रहे हैं, जो हमारा पूरे देश भर में चलेगा प्रोग्राम। उसमें झारखंड भी शामिल है।
इस बाइक रैली में एनजीओ के सहयोग से हम लोग पूरे राज्य भर के लोगों को अवेयर करने का प्रयास करेंगे कि वो नशे के दुष्प्रभाव से कैसे अपने आप को बचाए। बिल्कुल सर, आप युवाओं के प्रतिनिधि होने के नाते और युवाओं को प्रेजेंट करने के नाते आप सर से युवाओं के क्या प्रश्न करेंगे? आप कुछ कर सकते हैं सर से? सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि युवाएं जो ड्रग्स के प्रति या अल्कोहल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो इसमें परिवार की क्या भूमिका है सर? अब परिवार इसको कैसे रोक सकता है? बिल्कुल, परिवार इसको बिल्कुल रोक सकता है। हमारा थीम बताए, थीम में पहला ही पॉइंट यही था, हमको साथ में ये स्टिग्मा को हमको छोड़ना होगा और हमको साथ में आना होगा, प्रिवेंशन पे हमें ध्यान देना होगा। परिवार ही है जहाँ पर हम लोग दिन भर बच्चे को देखते हैं, माता पिता अभिभावक। मैं आप इस मंच से पूरे राज्य भर, पूरे देश भर के सारे अभिभावक एवं शिक्षकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो बच्चों के लिए कुछ वॉच लिस्ट है जिस पे ध्यान दे। उस वॉच लिस्ट को मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हमें बच्चों में कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, उस वॉच लिस्ट को हम, जैसे बच्चे में अगर हमको लगता है क्योंकि वो बच्चे में अचानक से ग्रेड्स कम आने लगे, बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, जो अचानक से बच्चा फर्स्ट करता था, अच्छा स्कोर करता था, वो उतना नहीं कर पा रहा है। उसके स्लीप पैटर्न में चेंज आ रहा है, उसके खाने के पैटर्न में चेंज आ रहा है। अब बच्चे का उठने का समय बदल गया है, सोने का समय बदल गया है, पढ़ाई का समय बदल गया है, उसका फ्रेंड सर्कल बदल गया है। बच्चा अगर जिस ग्रुप में पहले रहना पसंद करता था वहाँ नहीं, बल्कि नए लोगों के ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है और अकेला रहने लग गया है। कई बार आपसे चीज़ें छुपाने लग गए हैं बच्चे, या बच्चों में ये देखा जाता है कई बार कि बच्चे झूठ बोलने लग गए हैं बहुत ज़्यादा, बार बार पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये वॉच लिस्ट है। आपको अभिभावक को और शिक्षक को समझ जाना चाहिए कि अब हमें ये उचित समय है हम उनको डिस्कशन करने का। अब आ रहे समाधान पर परिवार और अभिभावक। मैं अभिभावक के साथ साथ मैं टीचर्स को भी सम्मिलित करता हूँ। टीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि घर के बाद बच्चे स्कूल में ही मिलते हैं, स्कूल कॉलेज में। तो टीचर्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जितना कि पेरेंट्स कर रहे हैं। फैमिली, हमको उस बच्चे को उचित समय और स्थान देखकर बच्चे से बात करनी चाहिए, उसको बहुत पॉजिटिवली हैंडल करना चाहिए, बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। उस बच्चे से हमें उसके प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार वो कहना क्या चाहता है, उनसे हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर करो, और तभी वो अपना समाधान बता पाएगा। जब तक आप उससे फ्रेंडली नहीं होंगे तब तक वो नहीं बताएगा। साथ ही साथ उसको अगर हम ये फील करवाएंगे कि अगर वो मालूम भी चल जाए कि वो बच्चा नशे का आदी हो गया है तो हमें उसको अकेला नहीं छोड़ना है, बल्कि उसके साथ चलना है। हमें साथ चलकर उसको इस दलदल से बाहर निकालना है। तो इसके लिए उसको हमको डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। उस बच्चे से डिस्कशन करने के बाद उसको हम इससे बाहर कैसे निकालें उस पर चर्चा करेंगे। बाहर निकालने के लिए उस बच्चे से हम जब उसको सहयोग करेंगे, उसको मेन मुख्य धारा में लाने के लिए उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, उसको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, उसको परिवार के कार्यक्रम में ज्वाइन करवाएंगे, उसको परिवार का बाउंडेशन फील करवाएंगे, स्कूल के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराएंगे, मुख्य धारा से उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे वो कट रहा था। ये जब वो मुख्य धारा से जुड़ेगा बच्चा, तभी वापस वो समाज से जुड़ पाएगा। और इसमें साथ ही उसके पीयर ग्रुप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने पहले ही कहा कि पॉजिटिव पीयर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो पीयर प्रेशर तभी क्रिएट हो पाएगा जब उसको हम अपने साथ में आने देंगे, उसको इनकरेज करेंगे कि आप आओ, आपके साथ में हम खड़े हैं, आपका इलाज करने के बाद आप ठीक हो जाओगे और आप मुख्य धारा में शामिल हो सकते हो। इस तरह से हम बच्चे को मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं। सर एक सवाल और था कि ये तो सर बच्चों की बात हो गई, लेकिन आजकल जो बड़े युवा हैं उनमें सर एक बॉडी बिल्डिंग को लेकर के एस्टेरॉयड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये भी सर ड्रग्स के अंतर्गत ही आता है। अगर इसका अत्यधिक उपयोग किया जाए तो ये तो सर एक तरह से देखा जाता है कि ये नेसेसरी हो गया है लगभग। तो इसको कैसे कम किया जाए और कैसे रोका जाए? नहीं, नेसेसरी मैं यूज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आपके समाज, आप हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें देखा जाए कि हमारे नेचुरल बॉडी बिल्डर बहुत सारे रहे हैं जो बिना स्टेरॉयड के भी देश और विदेश में हमारे देश का नाम रोशन किया है उन्होंने। तो ये भ्रांति है। मैंने कहीं कहा कि समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि नशा करने से हम अपने आप को प्लेजर फील करते हैं या हम बहुत जल्दी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को जल्दी पा लेने की लालसा ही है कि जिसको गलत करवा दे रही है। तो स्टेरॉयड से वो बहुत जल्दी अपने बॉडी को डेवलप करना चाह रहे हैं जो कि इलीगल है। आगे चल के इसका उन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए ये जो भ्रांति है इसको समाज से हटाना पड़ेगा हमें। ओके सर। अमित जी, अगर आप देखें तो किसी का प्रमोशन होता है तो पार्टी होती है, किसी की बर्थडे है तो पार्टी होती है,
कोई एग्ज़ाम निकाल लेता है छात्र तो पार्टी होती है। तो ये पार्टी शब्द काफ़ी फेमस है और पार्टी का एक और रूप है जिसमें जब तक विशेष प्रकार के पदार्थ हो और खास करके स्मोकिंग हो, लिक्विड पदार्थ हो जो कि बैन है, तो ये सब का सेवन होना ही या फिर ये सब पार्टी में जब तक ना हो तब तक पार्टी नहीं माना जाता है। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? मैंने अभी जस्ट यही बात को दोहराया, दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ। ये समाज में हमारी ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि पार्टी करना है तो ऐसे करना है। आपको ये पार्टी, क्योंकि ड्रग्स के कुछ इमीडिएट इफेक्ट होते हैं, उस इमीडिएट इफेक्ट को वो लोग मतलब मनोरंजन के तौर पे ले रहे हैं। बच्चे या फिर जो भी युवा है वो सोच रहे हैं कि ये जो हेलुसिनेशन इफेक्ट है, जो इफेक्ट है ड्रग का, वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट करने वाला है। तो वो कुछ पल के लिए वो ड्रग्स को लेकर अपना इस इफेक्ट को फील करते हैं, जो कि भ्रांति है, वो टिकने वाला है नहीं। और उसके बाद में ये चल के उसके वो आदी हो जाते हैं ड्रग्स का, और धीरे धीरे वो फिर जब ये एक नियत मात्रा के बाद उसको वो नशा, फिर से वो मज़ा नहीं मिलता है उनको, फिर वो मात्रा बढ़ाते जाते हैं, फिर वो ड्रग्स का आदी होते जाते हैं। फिर बाद में इसका कोई समाधान नहीं है, फिर बाद में डी एडिक्शन सेंटर भी उनका इलाज नहीं कर पाती है। इसलिए युवाओं से मैं निवेदन करता हूँ आपके मंच से, और मैं युवाओं को फिर से एक बार जागरूक करना चाहूँगा आपके मन से कि ये जो ड्रग्स को एक बार भी ट्राई ना करिए, क्योंकि एक बार आप ये सोचकर ट्राई करते हैं कि मैं दोबारा मैं जब चाहूँ इससे निकल सकता हूँ, तो ये बिल्कुल भी गलत है और ये भ्रांति है। आप इससे दोबारा निकल नहीं पाएंगे। एक दो बार इस्तेमाल करने के बाद इसके आदी हो जाएंगे और फिर आप इसमें इसके दलदल में आप अंदर चले जाएंगे और वापस निकल नहीं पाएंगे। सर, 2-3 शब्दों का मैं समावेशन करना चाहता हूँ प्रश्न के रूप में कि रिहैब सेंटर क्या होते हैं और एनसीबी जो है वो आगे भविष्य में किस प्रकार की प्रोग्राम लाएगी जिससे और अवेयर हो सके। ये सब का विस्तार से आप वर्णन करें और सभी को समावेशन करते हुए करें। बिल्कुल, देखिए मैं रिहैब से पहले मैं डी एडिक्शन सेंटर की बात करूंगा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी युवा जो नशा का आदी हो गया है, उसके लिए पूरे देश भर में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से डी एडिक्शन सेंटर प्रत्येक और राज्य सरकार की तरफ से भी प्रत्येक जिला अस्पताल में डी एडिक्शन सेंटर बना हुआ है, जहां वो अपने नशे की आदत को दवा के डॉक्टरों की मदद से, काउंसलिंग की मदद से इससे बाहर आ सकते हैं। तो डी एडिक्शन सेंटर में जाकर वो ट्रीटमेंट ले। फिर आती है उन्हें बचाने की बात रिहैब की। तो रिहैब के तौर पे आप समझ ही रहे कि उनको वापस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार तरह तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। हालांकि एक प्रत्येक ये जगह के हिसाब से प्रोग्राम चल रहा है, चाहे वो डी एडिक्शन के को लेकर कहें या फिर फार्मर्स को लेकर कहें। एक और जब कल्टीवेशन की बात आती है तो हम झारखंड के परिपेश में देखेंगे कि झारखंड में ओपीएम का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे किसान ये भी नहीं पता है उन्हें कि ये इलीगल है, वो कर रहे हैं खेती। तो मैं आपके मन से फिर एक बात बताना चाहूँगा कि झारखंड, बिहार या कोई भी कुछ स्थान को छोड़कर भारत में सभी जगह अफीम की जो खेती है वो इलीगल है। झारखंड में भी वो इलीगल है, जहाँ भी ये हो रहा है या पूरी तरह से इलीगल है। तो अगर कोई फार्मर इसको कल्टीवेट कर रहा है तो वो ऐसा ना करे, क्योंकि उसको फिर वो भी सजा के भागीदारी होंगे। और इसके लिए सरकार ने विशेषकर झारखंड सरकार ने जिला वाइज कुछ प्रोग्राम्स भी किए हैं जिससे कि वहाँ के किसान मुख्य धारा में जुड़ सके। वो अगर अफीम की खेती जहाँ करते थे वहाँ पर लेमन ग्रास की खेती करवाई जा रही है, उनसे पलाश की खेती कराई जा रही है, ताकि वो अपने ज़मीन पर उस ड्रग्स की जगह पर जो उसका नुकसान हुआ वो अल्टरनेट डेवलपमेंट के तौर पे अपना उसको अपना सके और समाज की मुख्य धारा में वो भी जुड़ सके। रिहैब में भी उसी तरह है कि उसको जब वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की तरफ से बहुत सारा प्रोग्राम और एनसीबी के बाकी भी डिपार्टमेंट के तौर से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हम भी इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के रूप में कि अगर कोई मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है तो उसको प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट में काम दिया जाए, उनको वापस मुख्य धारा में जोड़ा जाए। लेकिन ये विशेष ये सारा काम जो है रिहैब वाला वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस देखती है। सर, आने वाले समय में एनसीबी को आप सफलता के किन पायदान पर देखते हैं? यानी वो इन सभी नशा मुक्ति की ओर जो उन्मुख होने वाले प्रोग्राम है वो कितना सफल होगा और आने वाले और क्या प्रोग्राम है? हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इस वर्ष हम लोग मैंने पहले ही बताया कि 12 से 26 जून तक हम लोग नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मना रहे हैं। और ये प्रोग्राम और साथ ही साथ ड्रग्स से लड़ाई के लिए हम लोगों ने कमर कशी हुई है। पूरे एनसीबी की टीम और साथ ही साथ सारी सिस्टर एजेंसीज जिसमें स्टेट पुलिस और बाकी एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी शामिल हैं, उस सारे ने एक साथ मिलकर समन्वय स्थापित कर नशे के विरुद्ध दो तरफा कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जहां एक और हम लोग सप्लाई रिडक्शन के लिए इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, धरपकड़ कर रहे हैं लोग जो भी इसमें
लोग शामिल है उसको पकड़ रहे हैं। इसी क्रम में पूरे झारखंड में पिछले वर्ष हमने लगभग 450 के आसपास केसेस बुक किए हैं और 650 लोगों के आसपास हमने अरेस्ट किया है। और मैं बता दूं कि जो एनडीपीएस एक्ट में हम लोग जो केसेस बुक करते हैं उसमें बहुत कठिन सजा का प्रावधान है। तो जो भी एक बार इसमें आएगा, जिसको हमने एक बार पकड़ेंगे उसको फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेल का प्रोविजन इसमें बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, मुश्किल है बेल लेना। और उसी तरह कल्टीवेशन के मामले में जहाँ देखेंगे, अगर अफीम की उगाई का कल्टीवेशन जो हो रहा है, इलीगल जो क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा है उसका जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लास्ट 2 वर्षों से हम लोग 2500 एकड़ से अधिक हम लोग नष्ट भी किए हैं इस साल, स्टेट पुलिस और बाकी एजेंसीज मिलकर। तो इस और हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर सप्लाई रिडक्शन को छोड़ दे तो हम लोग डिमांड और सप्लाई दोनों को बैलेंस करने के लिए, डिमांड के लिए हम लोग सारे, मैंने पहले कहा कि एनजीओ सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बनाकर स्कूल, कॉलेजेस, सारे मॉल्स, यहाँ की होटल, बार, सब जगह हम लोग अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोग नशे के दुरुपयोग से दूर रहे और उसका अवेयरनेस के थ्रू वो जान जाए कि हमें ये इसका दुष्प्रभाव क्या है, हम इससे बच सके आपस में। ये प्रोग्राम हम लोग पूरे जोर शोर से करने का प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये प्रोग्राम बहुत ही सफल होगा। और आपके मंच से मैं एक बार फिर से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस नशे जैसी बुराई से आपस दूर रहें और जिंदगी को हाँ कहें और नशे को ना कहें। आज के युवा की, तो युवा न केवल समाज से प्रेरित होते हैं, न केवल घर से प्रेरित होते हैं, बल्कि ये बहुत सारे ऐसे ऐड आते हैं जो कि उसे एनर्जी ड्रिंक के रूप में दिखाया जाता है या फिर कई और पदार्थ के रूप में दिखाया जाता है। तो इससे वो कहीं ना कहीं उत्साहित होकर के उसका सेवन करने लगते हैं। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एनर्जी ड्रिंक, उसमें अब एक्चुअली उसका हमको सब्सटेंस चेक करना होगा हमें, क्योंकि जो ड्रग्स या फिर जो केमिकल सब्सटेंस बैन है इंडिया में, उसका कोई भी किसी तरह से यूज नहीं कर सकता है। और वो बैन जो भी आइटम है, बैन आइटम, वो मार्केट में बिक भी नहीं सकता है। अगर ऐसा कोई ऐड आ रहा है मार्केट में तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि हाँ इससे ड्रग्स मिला हुआ, ऐसा कोई हमें नॉलेज में नहीं आया ऐसा कुछ। तो आज के कार्यक्रम में आने के लिए आपका अमित जी और नितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे निश्चित ही हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, वो नशा मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, न कि नशा की ओर। तो दोस्तों, आपने जाना कि नशा से न केवल शारीरिक नुकसान होते हैं बल्कि मानसिक और आप कहें तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी आपको अक्षम बनाता है। तो इन सभी टॉपिकों से निश्चित ही आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, यानी आलोक रंजन और पूरे दूरदर्शन की टीम को नमस्कार, जोहार।